आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक लिसनर ने भेजी है। इसका नाम है द घोस्टली रोड टू मंडी। अच्छा। और सिर्फ कहानी ही नहीं, उन्होंने साथ में उस इलाके से जुड़ी कुछ स्थानीय लोक कथाओं के बारे में भी बताया है। तो मतलब हमारे पास कहानी भी है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी। हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम सा पारिवारिक सफर एक खौफनाक दास्तां में कैसे बदल गया। और ये एक बेहतरीन केस स्टडी है ये समझने के लिए कि डर काम कैसे करता है। सही। हमारे पास एक तरफ कहानी की बनावट है, दूसरी तरफ स्थानीय मान्यताएं, और इन दोनों के बीच में है इंसान का दिमाग जो तनाव में अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि लखनऊ से मंडी तक का ये सफर हमें डर की किस गहराई तक ले जाता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, बहुत ही सामान्य है। लखनऊ में रहने वाला एक परिवार है। रमेश, उनकी पत्नी सुधा, बेटी नेहा, बेटा रोहन और साथ में दादाजी। एक पूरा परिवार। हाँ, सब अपनी गाड़ी से हिमाचल के मंडी जिले जा रहे हैं। माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा किसी भी फैमिली रोड ट्रिप का होता है। उत्साह, हंसी मजाक। और यही सामान्य माहौल इस कहानी की नींव है। लेखक ने जानबूझकर शुरुआत को इतना रिलेटेबल बनाया है। जब हम किरदारों में खुद को देखने लगते हैं तो उनके साथ जो अनहोनी होती है ना, उसका असर हम पर कई गुना ज्यादा होता है। सही बात है, हम भी उस गाड़ी में उनके साथ सवार हो जाते हैं। हाँ, तो उनका पहला पड़ाव है बरेली का एक सड़क किनारे ढाबा। और यहीं से माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुलनी शुरू होती है। यहीं से। ढाबा पुराना है, ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है, और जो मालिक है उसका व्यवहार बड़ा अजीब है। वो उन्हें घूरे जा रहा है। यहाँ तक कि नेहा को दाल में भी एक अजीब सी गंध आती है। और चलते चलते दादाजी कहते हैं ये जगह ठीक नहीं लगी, लेकिन बाकी लोग इसे थकान कह के टाल देते हैं। और देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, एक टिमटिमाती रोशनी, मालिक का घूरना। हाँ, दाल में गंध। हाँ, ये हमारी नॉर्मल दुनिया के नियमों का उल्लंघन करती हैं। इसे कहते हैं वायोलेशन ऑफ द मंडेन। साधारण का उल्लंघन। बिल्कुल। हमारा दिमाग पैटर्न पर काम करता है। ढाबे पर अच्छा खाना मिलना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न है। जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। और दादाजी का किरदार यहाँ अनुभव की आवाज है। जब उस आवाज को अनसुना कर दिया जाता है तो ये कहानी में तनाव को और बढ़ा देता है। ये पहली चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल। इसके बाद परिवार दिल्ली पहुंचता है और एक होटल में रुकता है। उस रात बेटे रोहन को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। और वो सपना असल में आने वाली पूरी त्रासदी का एक ब्लूप्रिंट जैसा है। दादाजी जमीन पर गिरे हैं, आंखें खुली हैं, माँ खून से लथपथ है। बाप रे। और बहन अंधेरे में चीखती हुई गायब हो जाती है। और सबसे डरावना हिस्सा, जब वो खुद को शीशे में देखता है तो उसे अपना चेहरा ही नजर नहीं आता। अब देखिए, यहाँ डर बाहरी दुनिया से निकलकर किरदारों के मन में प्रवेश कर चुका है। हाँ। सपना सिर्फ भविष्य का संकेत नहीं है, ये रोहन के बढ़ते हुए डर और चिंता का प्रतीक भी है। दादाजी और माँ की मौत, मतलब परिवार के सुरक्षा कवच के टूटने का डर। और अपना चेहरा ना देख पाना, ये सबसे गहरा डर है। ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी या पहचान खोने का डर है। मतलब उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। हाँ, कि आने वाली घटनाओं में वो खुद को इतना खो देगा कि वो रहेगा ही नहीं। ये कहानी को एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का मोड़ देता है। अगले दिन वो हिमाचल में दाखिल होते हैं और यहीं से कहानी का असली हॉरर शुरू होता है। शाम ढल रही है और गूगल मैप्स उन्हें एक शॉर्टकट दिखाता है। शॉर्टकट, हमेशा गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। हाँ, मंडी के पास एक 20 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, चारों तरफ घना जंगल है, और अचानक मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म, पूरी तरह खत्म। ये हॉरर कहानियों का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये किरदारों को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अलग थलग कर देता है। सही। अब वो मॉडर्न दुनिया के नियमों से बाहर हैं। मदद के लिए कोई फोन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये लाचारी की भावना पैदा करता है जो डर को कई गुना बढ़ा देती है। और इसी लाचारी के बीच उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है, गांव 15 किलोमीटर। एक उम्मीद जगती है। रमेश गाड़ी चलाता रहता है। करीब 15-20 मिनट गुजर जाते हैं और फिर से वही बोर्ड सामने आता है, गांव 15 किलोमीटर। और ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये कुछ और ही है। हाँ, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान के नियमों को तोड़ रहा है।
इसे हम स्पेस टाइम लूप कहते हैं। स्पेस टाइम लूप। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। ये किरदारों से उनकी एजेंसी, मतलब कुछ करने की क्षमता छीन लेता है। आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। ये एहसास ही खौफनाक है। बिल्कुल। ये एहसास कि आप एक अदृश्य जाल में फंस गए हैं और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना हो सकता है। और हालात और बिगड़ते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद होकर गाड़ी रुक जाती है। उफ। अब वो घनी अंधेरे में एक खराब गाड़ी के साथ एक ऐसे रास्ते पर फंसे हैं जो कहीं नहीं जाता। तभी दूर एक पीला बल्ब जलता हुआ दिखता है, एक उम्मीद की किरण। रमेश मदद की तलाश में उस तरफ जाता है और 20 मिनट बाद लौटता है, लेकिन एक अजीब से आदमी के साथ, जिसे वो मैकेनिक बताता है। तो मदद मिल गई? मदद मिल तो रही है, लेकिन ये मदद ही और ज्यादा डरावनी लग रही है। इसे ट्रोजन हॉर्स कह सकते हैं। एक ऐसी मदद जो मदद के भेष में खतरा लेकर आती है। वो पीला बल्ब एक उम्मीद की तरह दिखाया गया है, लेकिन असल में वो एक जाल है। हाँ। परिवार इतना हताश और डरावा है कि वो सवाल करने की स्थिति में ही नहीं है। उनकी हताशा ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और वो खतरे को खुद अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी ठीक हो जाती है और वे फिर से चल पड़ते हैं। रात का 1 बज चुका है। हाँ। और जाहिर है फिर वही बोर्ड। हाँ, उन्हें फिर से वही बोर्ड दिखता है, गांव 15 किलोमीटर। अब तक सब समझ चुके हैं कि वो किसी बहुत बुरी चीज में फंस गए हैं। तभी नेहा सड़क के किनारे कुछ ऐसा देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। उसने अपने पापा रमेश को सड़क के किनारे खड़े देखा। लेकिन रमेश तो गाड़ी चला रहा था। रमेश तो गाड़ी चला रहा था। 1 मिनट, मतलब सड़क के किनारे जो खड़ा था वो असली रमेश था, तो गाड़ी कौन चला रहा था? ये सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी का चरम बिंदु है। ये डोपलगैंगर या हमशक्ल का कॉन्सेप्ट है, और ये इसलिए इतना डरावना है क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े विश्वास पर हमला करता है। अपनों पर विश्वास। हाँ, कोई बाहरी भूत उतना नहीं डराता जितना ये एहसास कि आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया है। सही। और जो लिसनर ने हमें स्थानीय लोक कथाओं के बारे में बताया था ना, उनमें छलावा या बहुरूपिया जैसी शक्तियों का जिक्र मिलता है जो किसी का भी रूप ले सकती हैं। कहानीकार ने बड़ी चालाकी से उस लोक कथा को यहाँ इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही नेहा चीखती है, गाड़ी चला रहे रमेश का चेहरा आईने में बदलने लगता है और एक वहशी हंसी उसके चेहरे पर फैल जाती है। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होता है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, सुधा के सिर में चोट लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये सदमा दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते और हाँ, हार्ट अटैक से उनकी भी जान चली जाती है। हाँ, रोहन कांपता हुआ ये सब देखता है और वो वहशी रूप ले चुका रमेश हंसते हुए कहता है, अब बारी तुम्हारी है। तो सपने का एक एक हिस्सा सच हो गया। बिल्कुल। उसी क्रम में दादाजी, फिर माँ। बिल्कुल। वो वहशी हंसी इस बात का प्रतीक है कि इंसानियत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सिर्फ शैतानी ताकत बची है। कहानी के आखिरी हिस्से में नेहा भागने की कोशिश करती है। उसे वही पीला बल्ब दिखता है। वो उम्मीद में उस तरफ भागती है, लेकिन बल्ब के नीचे वही मैकेनिक खड़ा है जो अब शैतानी रूप से मुस्कुरा रहा है। वो नेहा का हाथ पकड़ता है और फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को एक टूटी हुई कार मिलती है जिसमें 5 की लाशें हैं, और वो साइन बोर्ड वो आज भी वहीं लगा है, गांव 15 किलोमीटर। एक परफेक्ट ट्रैजिक लूप। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म होती है, लेकिन एक परिवार के विनाश के साथ। और अंत में ये बताकर कि ये एक स्थानीय किंवदंती है, कहानीकार इसे एक परिवार की कहानी से उठाकर उस जगह का एक स्थायी अभिशाप बना देता है। मतलब ये चक्र चलता रहेगा, कोई और परिवार आएगा और उसके साथ भी यही होगा। तो इन सबको मिलाकर हम क्या समझें? क्या ये सच में किसी अलौकिक शक्ति का काम था जैसा कि लोक कथाएं बताती हैं, या फिर इसका कोई और एंगल भी हो सकता है? यहीं पर यह विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। एक नजरिया तो साफ है, ये एक सुपरनैचुरल घटना है, एक बुरी आत्मा या छलावा है जो सड़क पर कब्जा किए हुए है। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक और थ्योरी सामने आती है, ग्रुप हिस्टीरिया या सामूहिक भ्रम। मतलब कि ये सब उनके दिमाग का वहम था। हो सकता है। सोचकर देखिए, एक थका हुआ परिवार अनजान और सुनसान रास्ते पर है, अंधेरा है, नेटवर्क नहीं है, तनाव और डर का स्तर बहुत ज्यादा है। हाँ। ऐसे में दिमाग ऐसी चीजें देखने और महसूस करने लगता है जो शायद हैं ही नहीं। हो सकता है उन्होंने एक ही जैसा साइन बोर्ड कई बार देखा हो, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे थे और उनके डरे हुए दिमाग ने उसे एक लूप मान लिया। और वो मैकेनिक
हो सकता है कार सच में खराब हुई हो और अंधेरे में किसी स्थानीय आदमी से मदद ली हो, जिसे उनके डर ने एक शैतानी मैकेनिक का रूप दे दिया। और सड़क के किनारे रमेश का दिखना, वो भी शायद अंधेरे और हेडलाइट की चकाचौंध में एक धोखा हो सकता है। एक पेड़ का ठूठ या कुछ और, जिसे नेहा के डरे हुए मन ने अपने पिता का रूप दे दिया। और एक बार जब परिवार में एक व्यक्ति डर से टूटता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। डर संक्रामक होता है। तो हो सकता है कि इसी बढ़ते तनाव और भ्रम की स्थिति में रमेश का गाड़ी से कंट्रोल खो गया और एक साधारण मगर भयानक एक्सीडेंट हो गया। और उनकी मौत के बाद ये कहानी एक लोक कथा बन गई। तो असल विलेन वो रास्ता या कोई आत्मा नहीं, बल्कि डर खुद है। बिल्कुल। कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ज्यादा डरावना है, ये मानना कि कोई बुरी आत्मा है जो लोगों को मारती है, या ये मानना कि हमारा अपना दिमाग डर और तनाव के दबाव में हमें इस हद तक धोखा दे सकता है कि हम खुद अपनी मौत का कारण बन जाएं? और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हो सकता है कि ये दोनों बातें अलग अलग ना हो। मतलब शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। वो जगहें सीधे तौर पे आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो आपके अंदर के सबसे गहरे डर को बाहर निकाल लाती हैं। वो सड़क शायद एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। वो लोगों के दिमाग को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना देती है।